एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक क्या होती है, क्या नहीं होती, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ना हमारी 3 टाइप से पढ़ी जाएगी। एक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक इनऑर्गेनिक एंड एक फिजिकल। ठीक है, ये 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे सिलेबस में है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। ओके, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले हम करने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले एक जनरल डिस्कशन हम करना चाहते हैं अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। अगर हम बिल्कुल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखो, हम कैसे देख सकते हैं, हम अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या कह सकते हैं हम? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारी किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंपल सी लैंग्वेज में। या फिर इससे भी सिंपल अगर मैं कर दूं आपको कि कैसे पता चलता है हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, ये ग्राफ वगैरह आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इस तरह के कुछ ग्राफ पढ़े होंगे आपने, यहाँ पर कोई वैल्यू, यहाँ पर कोई वैल्यू। मान लो कि कोई सिटी दी हुई है और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन दी हुई है, तो हम क्या बताते हैं, एक ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी है, कौन सी वाली वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू है। मान लो ये मैन की पॉपुलेशन दी हुई है किसी भी सिटी में, तो यहाँ पर मान लो कुछ भी वैल्यूज दी गई हैं कितनी है, तो हमें यहाँ से मैन की पॉपुलेशन पता चल जाती है। इस ग्राफ से हमें, मान लो ये वुमेन के लिए है, तो यहाँ से हमें वुमेन की पॉपुलेशन पता चल जाती है। तो ये तो सिंपल हमारे ग्राफ होते हैं, ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। इसी तरीके से हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें स्पेक्ट्रा होते हैं, जस्ट लाइक इसी की तरह से, इस तरीके से कुछ स्पेक्ट्रा बने हुए होते हैं। यहाँ हम इनको ऐसे भी ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके के ये स्पेक्ट्रास होते हैं। तो इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इनसे भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मान लो कि ये वाली पीक जो है हमारी, वो कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आई हुई है, इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस तरह का मॉलिक्यूल है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ये सब हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो सिंपल एक ग्राफ कह लो, उसी तरीके से स्पेक्ट्रा होता है। स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। तो ये तो हुई हमारी जनरल बात की एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी की स्टडी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन और लिख लेते हैं हम। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ absorption and emission of light. Study of absorption and emission of light. लाइट कह लो या फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है भाई। कोई भी मॉलिक्यूल हमारा होता है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, कोई भी एब्जॉर्प्शन आई, कोई भी लाइट आई, उसको एब्जॉर्ब की और फिर उससे कुछ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की एमिट की। तो इसी तरीके से वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कितनी अमाउंट लाइट जो है, रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब करेगा, कितना एमिट करेगा, उसी की स्टडी को हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस रेडिएशन को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो चीज हुई, लेकिन अभी हमें ना यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स आई हैं, उनके बारे में हमें नहीं पता। लाइक स्पेक्ट्रम क्या है, रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है,
एब्जॉर्प्शन तो एमिशन तो पता होगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं है, ये क्या है ये हमें नहीं पता है। तो हमें इन्हीं को सबसे पहले डिस्कस करना है कि होता क्या है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक प्रिज्म होता है, सबने देखा होगा स्कूल टाइम में भी, लैब में हम यूज करते हैं प्रिज्म और प्रैक्टिकल्स में। तो प्रिज्म का तो पता ही है क्या होता है। प्रिज्म हमारा एक ट्रायंगुलर टाइप की शेप होती है। यहाँ से कोई लाइट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आई और ये हमारी डिस्पर्स हो गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट आई और यहाँ से वो डिस्पर्स हो गई, यानी कि वो सब तरफ फैल गई। तो ये क्या होती है हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ से डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। तो ये जो डिस्पर्जन हो रहा है इसी टर्म को हम बोल सकते हैं ई स्पेक्ट्रम दे रहा है हमें एक। यहाँ पे जैसे प्रिज्म हमारा होता है, एक व्हाइट लाइट यहाँ पर आती है और जब उसको दूसरी साइड से देखो तो ये डिस्पर्जन हो जाता है। ये 7 कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 7 कलर्स क्या हैं, ये स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये तो ठीक है, चलो प्रिज्म तो हमने देख लिया एग्जांपल, लेकिन अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं रेडिएशन क्या होता है। देखो रेडिएशन, देखो रेडिएशन को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वेव्स। मूवमेंट ऑफ वेव्स, कोई भी वेव है। अच्छा वेव्स क्या होंगी, अगर आपको सबसे पहले हम देखें कि वेव्स से क्या पता चल रहा है, मतलब वेव्स आपके सामने एकदम वर्ड आया तो आपके माइंड में एकदम क्या बात आएगी वेव से, कुछ इस टाइप की मूवमेंट, यही आएगा ना। अगर आपको कोई बोल रहा है वेव्स, तो वेव से माइंड में सबसे पहले ये हैंड का ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा कि इस तरीके की वेव्स होती हैं, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी, यही माइंड में आएगा। इसी तरीके से देखो होता क्या है, हमारा जो रेडिएशन है वो वेव्स का मूवमेंट है। यानी इसी तरह की जब वेव्स हमारी मूव करती हैं तो वो हमारा रेडिएशन होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे साउंड वेव्स होती है हमारी, कोई भी चीज़ हमें सुनाई देती है एक सोर्स से, कुछ टेलीविजन ले लो, रेडियो ले लो, कुछ भी चला, वो हमें दूर तक सुनाएगी उसकी आवाज़। तो वो किसके थ्रू सुनाएगी, कैसे सुनाएगी, वो वेव्स जो हमारी हैं उस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यहाँ पर हमारी साउंड की जो वेव्स थी वो मूव कर रही हैं, तब जाकर हमें वो सुनाई दी। तो इस तरीके से हमारा जो वेव्स होती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, तो वो मूवमेंट जब कर रही हैं तो उसी चीज़ को हम रेडिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ छोड़ो, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो सनलाइट का। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी एग्जांपल है रेडिएशन का ये। कोई भी चीज जब किसी एक सोर्स से निकलेगी और फिर हर डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाएगी तो वो हमारा कहलाएगा रेडिएशन, ठीक है। सनलाइट का हम एग्जांपल लेते हैं। सनलाइट है, सन क्या है हमारा, सोर्स, ठीक है। सन जो है हमारा एक सोर्स है, वहां से कोई लाइट चली, पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हो गई, तो वो क्या हुआ हमारा रेडिएशन। इसकी जो लाइट है वो हर तरह से सब जगह चली गई है, सब जगह डिस्पर्स हो गई, तो वो हुआ हमारा रेडिएशन। तो इसी तरीके से रेडिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी लाइट, कोई भी चीज जब एक सोर्स से निकलेगी, कोई भी वेव हो एक सोर्स से निकलेगी और फिर हर डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाएगी, तो वो हमारा कहलाएगा रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आई थी कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है लाइट का हमारा, तो वो कहलाती है स्टडी, उसकी स्टडी कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ लाइट कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो। तो रेडिएशन क्या था हमारा, जो हमारी वेव्स होती हैं उनके मूवमेंट्स को बोल रहे हैं, यानी किसी एक सोर्स से कोई वेव चली और हर डायरेक्शन में डिस्पर्स हो गई, तो वो हमारी क्या हो गई, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन हमारी, जैसे कि सनलाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सन। वहां से एक सोर्स है, वहां से लाइट चली, हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो वो हो गया हमारा रेडिएशन। इसी तरीके की जो साउंड वेव्स होती है हमारी, वो भी एक तरीके की रेडिएशन होती है। और अभी बोलते हैं कि मोबाइल से भी रेडिएशन होती है, मोबाइल जो है उससे भी रेडिएशन निकलती है। तो क्या निकलती है वो रेडिएशन, वो दिखाई थोड़ी ना दे रही है हमें,
वो दिखाई नहीं दे रही है, पर वो एक तरीके से वेव्स निकल रही हैं। वो वेव्स निकलती हैं जो हमारी मूव करती हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, सोर्स हो गया आपका मोबाइल, उस सोर्स से निकली और पूरे रूम में, पूरे घर में फैल गई। ठीक है, तो ये हुआ रेडिएशन। अब हम रेडिएशन को तो पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रेडिएशन तो हमें पता चला क्या होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उस चीज को हम बोलते हैं कंबाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ये अब जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब है, तो उसको देखना है। देखो कोई हमारा चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल हमारा, सिंपल एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज मान लो, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लो या फिर नेगेटिव मान लो। इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो तरह के। तो या तो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो वहां पर चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, यहां इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। तो चार्ज पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स लगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स जनरेट हुई जो इस चार्ज पार्टिकल पे लगी। इस फोर्स के लगने की वजह से ही क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट्स। यानी अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखो सिंपल चार्ज पार्टिकल था हमारा, उसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से हमारी कुछ फोर्स आई, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ फोर्स जनरेट हुई, उस फोर्स ने इस चार्ज पार्टिकल को मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हुई। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से वो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हुए। तो जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, तो चार्ज के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इस तरीके से बन गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी था यहाँ पर, उसके फोर्स से जब मूवमेंट हुई चार्ज पार्टिकल की तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया। तो इस तरीके से दोनों ही चीज वहां पर हो गई। तो ये इस तरीके से हमारी बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, तो उसको हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that is generated when electrically charged particles move through matter or वैक्यूम। ठीक है, तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है ये, जो तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसी से हमारा ये रेडिएशन होगा। ठीक है, तो इस तरह की एक एनर्जी की फॉर्म होती है। अब जो ये एनर्जी होती है हमारी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एंड एमिट हो रही है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एक एमिट हो रही है। तो जो एब्जॉर्ब हो रही है जरूरी नहीं एमिट भी इतनी हो, तो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है ये। ठीक है, तो एनर्जी जो हमारी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है उसका अमाउंट जो है लिमिटेड होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, लिमिटेड अमाउंट होता है जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो सकता है, देखो एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हमारी एब्जॉर्ब हो रही है एमिट हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है हमारी, उस पर डिपेंड करती है एनर्जी। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर ही डिपेंड रहेगी एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है h। ठीक है, h क्या है यहाँ पर, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर h is प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। जो h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, जूल सेकेंड में होती है, ये चीज पता चल गई हमें। तो अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि ये रेडिएशन है, वेव्स का मूवमेंट हो रहा है। अब हम क्या बोलेंगे इस चीज को, फोटोन, क्योंकि फोटॉन्स कह लो और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पर ये एनर्जी को फिक्स कर दिया ना आपने कि एनर्जी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई फ्रीक्वेंसी के। तो अब इस वाली जो एनर्जी को हम कह रहे हैं फोटोन बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो यानी फोटोन का मूवमेंट हो रहा है, फोटोन्स आ रहे हैं हमारे, एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जब हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, अब एक चीज और आती है यहाँ पर, जो ये वेव्स होती है ना हमारी, इनमें कुछ चीजें होती हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब क्या होती है, बेसिक सी चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए, पता भी सबको होती हैं। देखो वेव्स से क्या समझ में आता है कि हमारी जो एक पोजीशन है उससे ऐसे कोई हमारी वेव्स चल रही है। ठीक है, इस तरह की वेव्स, ये जो पार्ट होता है हमारा ऊपर की साइड, इसको हम बोलते हैं क्रिस्ट, और जो नीचे की साइड होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अब यहां से जो ये जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी कह लो या ट्रफ की कह लो, तो ये चीज हमारी होती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड होती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी कवर कर रही है कोई वेव। मान लो कोई वेव इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसने इससे भी ज्यादा की डिस्टेंस कवर, तो ये क्या बन गई हमारी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब एक क्रिस्ट ये है, एक क्रिस्ट ये है, इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज होती है हमारी वेवलेंथ। अब ये चीज हमारी, अगर हम इसको ऐसे कर दें
मतलब हमने इनको पास पास कर दिया वेव्स को, तो इनकी जो ये वेवलेंथ है ये कम हो गई, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ पहले तो ज़्यादा थी, अब कितनी हो गई, स्मॉल वेवलेंथ हो गई, ठीक है, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो ये तो हो गई हमारी वेवलेंथ और ये हो गया एम्पलीट्यूड। ये इस तरीके से हमारा चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू वेव्स किस तरह की, ठीक है। अब एक चीज आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हम जनरल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली, ये सब क्या चीजें होती हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज होना किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम है उसमें कोई चीज का होना, वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वेव्स की बात हो रही है तो फिर वेव्स की टर्म में ही बताएंगे हम। तो इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड कह लो या इन 1 सेकेंड कह लो, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उस चीज को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा नहीं है कि एक वेव है तो ये ऐसी चलेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, इस तरीके से कितनी भी नंबर ऑफ वेव्स कर सकते हो आप, ठीक है। तो जितनी एक सेकेंड में वेव्स आएंगी वो उसकी हो जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज होती है। तो वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब होता है। एक टर्म इंटेंसिटी भी आती है। तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी यानी उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी अलग चीज होती है, कोई कितनी इंटेंस है वो अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। जितनी नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं वो फ्रीक्वेंसी है, पर वो कितनी इंटेंस हैं, कितनी तेज हैं, कम है, वो हमारा होता है इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना क्या करने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है हमारा, वो हमारा कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है हमारा वो 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसमें जो यहाँ पर हम मान रहे हैं इसको, ये रीजन मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब रीजन मान लिया हमने, ठीक है। तो पहला जो ये रीजन होता है ये होता है रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव्स या रेडियो वेव रीजन कह सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा रेडियो वेव्स के लिए। उसके बाद जो होता है ये हमारा माइक्रोवेव रीजन या माइक्रोवेव्स कह लो, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन कह लो उसको या वेव्स कह लो, इंफ्रारेड वेव, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी विजिबल लाइट, यहां पर आती है विजिबल लाइट। फिर आती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर आती हैं एक्सरेज और फिर आती हैं गामा रेज, ठीक है। ये होता है हमारा रीजन। ये गामा का साइन है, इसको आप गामा, ये वाला गामा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, इस तरीके से है। इनको इसी लाइन से याद करो, या तो उधर से इस सीरीज में या फिर इधर से इस सीरीज में, ठीक है, ऐसे ही करना है। क्योंकि ये हमारे जो अगर हम माने यहाँ पे तो ये एज अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वे में लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यानी जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वहां पर एक सेकंड में बहुत सारी वेव्स आती हैं, सबसे ज्यादा वेव्स आती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम इसको माने इधर की साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, wavelength
डिक्रीजेस, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो अगर रेडियो वेव्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट कह लो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं ना लेंथ वाइज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर मैं रेडियो वेव्स की बात करूं, ये जो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, ये चीज ऐसे, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हमारी, ये ज्यादा है इस केस में, ठीक है, रेडियो वेव्स के केस में, ठीक है, रेडियो वेव्स के केस में ये वाली चीज हमारी ज्यादा है। धीरे धीरे जैसे हम उधर की साइड जाते जा रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये चीज जो है वो इस तरीके से होती जा रही है, यानी पहले यहाँ पे गैप ज्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, यहाँ पर और भी कम कर सकते हो आप, इस तरीके से ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रही है वेव्स, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उधर से चलेगी, पहले बहुत कम फिर बढ़ती जा रही है इधर से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ हमारी कम होती जा रही है, तो इस तरीके से। तो ये जो हमारा पूरा हमने देखा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और जो हमारी जो भी वैल्यूज होती हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की, तो इन सब का एक अलग अलग रीजन जो बनाया गया है, इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये होता है पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया है सब वेव्स को, तो उनका पर्टिकुलर रीजन पहले से डिसाइडेड है कि इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजिबल लाइट होती है ना, ये वाली लाइट हमें दिखाई देती है, तो हम जो 7 कलर्स देख पाते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि वो कलर सारे इस रेंज में पड़ते हैं, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं जो हमें इजीली विजिबल होती है। तो ये पूरा जो हमारा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर जो हमारी रेडियो वेव्स हैं जो रेडियो वेव्स हमारी होती है, उनको हम एनएमआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं उनको एनएमआर या ईएसआर से स्टडी करते हैं। जो माइक्रोवेव होती है हमारी, जो माइक्रोवेव होती हैं उनको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी जो आईआर इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड वेव्स, उनको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, ठीक है। और बाकी की जो हमारी विजिबल यूवी होती हैं, विजिबल एंड यूवी, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो हमारी इस सब के अलावा एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें भी हम इसी तरह वेव्स को स्टडी करते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो हमारी जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हमारे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही सबसे पहले करेंगे, ये तीनों हमें टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 10, 12, 15 मार्क्स तक का भी आ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इजी क्वेश्चन होते हैं, तो हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करेंगे, रोटेशनल या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी ये सिर्फ एक जनरल बेसिक डिस्कशन था, मेन अब स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।